तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन के साथ में जुड़े हुए। पिछली 2-3 क्लासेस में मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया। किसी स्मॉल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकालना सीख लिया, किसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकालना सीख लिया, किसी 3 डायमेंशनल बॉडी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकालना सीख लिया। आज बारी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल्स बनाने की। बेटा आज मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कंसेप्ट को टॉर्क के साथ, एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ मिक्स कर करके न्यूमेरिकल्स आपको बनवाऊंगा। और रोटेशनल मोशन का ना असली मजा न्यूमेरिकल्स बनाने में ही है। न्यूमेरिकल्स को बनाते समय ही आपका टेस्ट हो जाता है कि आपका कंसेप्ट कितना पक्का है। ठीक है जी, तो बेटा शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल को हम सीधा नहीं बनाएंगे, उससे पहले हम थोड़ी चीजों को रिवाइज कर लेंगे। बेटा हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है कि कभी भी अगर टॉर्क कैलकुलेट करनी हो ना तो उसका फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। एक अलग से मैंने लेक्चर दिया था इसके ऊपर, पूरा डिटेल में पढ़ाया था। टॉर्क बेटा किसके बराबर होता है? R क्रॉस F। यहां पर R हमेशा फोर्स के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है जी। अब ऑलरेडी हम एक बात जानते हैं कि लीनियर में फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और रोटेशनल में इस फोर्स की जगह टॉर्क ले लेता है, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन ले लेता है, और बहुत अच्छे से हमने पढ़ा मास की जगह कौन ले लेता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी। तो टॉर्क का बच्चों एक नया फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है I इंटू अल्फा। आज के जो न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे उसमें हम टॉर्क के दोनों फॉर्मूलेज को यूज कर करके न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ठीक है जी, मतलब न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जिसमें ये भी यूज होगा और ये भी यूज होगा। ठीक है। लीनियर में बेटा हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी और उनको एंगुलर में कन्वर्ट करना भी सीखा। जैसे कि लीनियर में हमने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, और रोटेशनल में डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा से डिनोट करते हैं। लीनियर में वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, रोटेशनल में वेलोसिटी को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। लीनियर में एक्सेलरेशन को बेटा a से, और रोटेशनल में एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। इनके रिलेशंस भी हमने पढ़े। ठीक है, रिलेशंस क्या होते हैं? अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू R थीटा। अगर लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू R ओमेगा। अगर लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला होता है बेटा A इज इक्वल टू R अल्फा। और लीनियर में हम फोर्स को F से डिनोट करते हैं, रोटेशनल में हम फोर्स को टॉर्क से डिनोट करते हैं, और फोर्स और टॉर्क में रिलेशन होता है हमारा R क्रॉस F। ठीक है जी। अब आज की क्लास में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पहले तो कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर अलग अलग न्यूमेरिकल्स पे उसको हम लगाएंगे। ठीक है जी। ओके, लेट अस सपोज मेरे पास में एक कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी है। इस बॉडी को मैंने एक पॉइंट पे फिक्स कर दिया। ठीक है जी। अब ये कंटिन्यूअस बॉडी के ऊपर बहुत सारे अलग अलग मासेज हैं। मान लो ये एक मास है m1, ऐसे ही दूसरा मास होगा m2। ठीक है ना, इस तरह से बहुत सारे इसके ऊपर मासेज हैं। ठीक है जी। फोर्स का हमारा फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, और टॉर्क का हमारा फॉर्मूला होता है, टॉर्क का बेटा हमारा फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। ठीक है जी। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर फोर्स है हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन, टॉर्क है R क्रॉस F, तो मैं फोर्स को इस टॉर्क में डाल सकता हूं। तो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा? R मल्टीप्लाई बाय मास इंटू एक्सेलरेशन। और ऑलरेडी हम जानते हैं कि लीनियर एक्सेलरेशन को अगर एंगुलर में कन्वर्ट करना हो, वी यूज्ड टू डिनोट इट विद R अल्फा। तो अब टॉर्क हमारा बन जाएगा R मास, एक्सेलरेशन लीनियर वाली है तो उसको मैंने लिख दिया R इंटू अल्फा। तो ऐसे में बेटा आपके पास में m R स्क्वायर अल्फा इस तरह से आ जाएगा। ठीक है जी। आप देख सकते हो फोर्स की जगह टॉर्क ने ले ली। ठीक है, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन ने ले ली, और मास की जगह mr स्क्वायर ने ले ली। और आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो कि ये mr स्क्वायर I से डिनोट होता है। इसी को ही तो हम बोलते हैं बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है जी, फील आ गया आपको? तो टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा एकदम एक्यूरेट फॉर्मूला है, इसको आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके, तो एक बारी हम ये कंटिन्यूअस बॉडी के ऊपर इसको अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो बेटा ऑलरेडी आप जान चुके हो कि हमारी टॉर्क कितनी है? mr स्क्वायर अल्फा के बराबर है। ठीक है, अगर ये वाली मेरी बॉडी A है तो इस बॉडी का इस पाइवटेड, मतलब ये फिक्स्ड पॉइंट है, यहां पर मान लो मैंने स्क्रू लगा दिया, इससे जो डिस्टेंस था वो R1 था।
ठीक है। लेट अस सपोज मैंने इस बॉडी के ऊपर एक ऐसे फोर्स लगाई, ये टेंजेंशियल फोर्स है, मतलब मैंने ऐसे इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, मतलब इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स ऐसे लग रही है, जिसके कारण इस पार्टिकल की एक्सेलरेशन at ऐसे हो रही है, ठीक है जी। तो ऐसे में इस पार्टिकल की टॉर्क कितनी होगी, इस पार्टिकल, मैंने इसको पार्टिकल नंबर 1 बोला, तो इसकी बेटा टॉर्क कितनी होगी पार्टिकल नंबर 1 की। तो टॉर्क किसी भी पार्टिकल की क्या होती है, mr² अल्फा। तो अगर इस पार्टिकल का डिस्टेंस r1 है तो मैं यहाँ r1 लिखूंगा, अगर इसका मास m1 है तो मैं इसको m1 लिखूंगा, परंतु बेटा अल्फा के ऊपर मैं कोई भी नंबर नहीं डालूंगा, क्योंकि चाहे मेरा ये वाला पार्टिकल हो, चाहे ये वाला पार्टिकल, चाहे ये वाला पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो किसी भी कंटिन्यूअस बॉडी का, अल्फा हमेशा सेम होता है। सारी की सारी चीजें एंगुलर वाली हमेशा कंजर्व्ड रहती हैं, वो हमेशा सेम होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बेटा ये पेन है, मैं इसको यहां से होल्ड कर लूं और यहां से मैं ऐसे फोर्स लगाकर इसको रोटेट करूं, आप देखोगे कि ये जो एंड वाला पॉइंट है इसने 1 सेकेंड में 30 डिग्री का एंगल कवर किया। इससे पीछे वाले पॉइंट ने भी 30 डिग्री ही कवर किया, इससे पीछे वाले पॉइंट ने भी 30 डिग्री कवर किया, ठीक है जी। ये पिछली क्लासेस में मैंने बड़ी डिटेल में एक बार ही बताया था आपको कि अगर कभी भी हम रोटेशनल मोशन करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारी, चाहे अंदर वाला पार्टिकल हो चाहे बाहर वाला पार्टिकल हो, वो इक्वल होती है। मेरे कहने का ये मतलब है, अगर एक रॉड है, इस रॉड पर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं तो बाद में मेरी ये रॉड ऐसे हो जाती है, मान लो ये 30 डिग्री ऐसे घूम गई, तो अगर ये वाला पार्टिकल मेरा 30 डिग्री घूमा तो इससे पीछे वाला पार्टिकल भी 30 डिग्री ही घूमा, इससे पीछे वाला पार्टिकल भी 30 डिग्री ही घूमा। तो सबके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। तो अगर बेटा सबके लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो टाइम तो देखो है ही सेम। मैंने यहाँ पर मान लो 2 सेकेंड्स के लिए इसको रोटेट करवाया, तो इसको भी 2 के लिए, इसको भी 2 के लिए, मतलब पूरी रॉड ही 2 सेकेंड के लिए घूमी ना, ठीक है जी। तो अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है, टाइम भी हमारा सेम है, तो एंगुलर वेलोसिटी भी बेटा क्या होगी, सेम होगी, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। तो अपने दिमाग में एक चीज फिक्स कर लो कि जब भी कभी भी हमारी कोई भी बॉडी होती है, उस बॉडी के अलग अलग पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं, तो उन सभी पार्टिकल्स का बेटा अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा कंजर्व्ड होती है, हमेशा सेम रहती है, ठीक है ना। ये छोटी सी बात एक बतानी थी मेरे को, क्योंकि कई बार ये कंसेप्चुअल्स बन के आए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे को सेकंड कोई पार्टिकल, मान लो ये वाला मेरा सेकंड पार्टिकल है m2, मेरे को अगर इसकी टॉर्क निकालनी है, दैट विल बी m2r2² अल्फा। ऐसे ही मेरे को अगर तीसरे की निकालनी है m3r3² इंटू अल्फा। बस अल्फा मेरा सबके लिए क्या रहेगा, सेम। ऐसे करते करते nth टॉर्क मेरी क्या होगी, mnrn² इंटू अल्फा। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। तो इसमें नेट टॉर्क मेरी कितनी हो जाएगी, नेट टॉर्क बेटा कितनी हो जाएगी, सोच समझ के बोलना पड़ेगा। नेट टॉर्क इसमें हो जाएगी m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3² अप टू सो ऑन mnrn²। इस पूरे में से मैंने कॉमन क्या ले लिया, अल्फा, क्योंकि अल्फा सबके लिए क्या था, सेम। अब आपको बड़े अच्छे से पता है कि mr² तो आई होता है, तो अगर सबके mr² को मैंने ऐड कर दिया तो मतलब मैंने अल्फा को मल्टीप्लाई कर दिया नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो हमारा टॉर्क नेट किसके बराबर आ गया बेटा, अल्फा इंटू आई के बराबर आ गया। मैंने 3 तरीकों से बता दिया टॉर्क कैसे अल्फा इंटू आई के बराबर होता है, ठीक है जी, ओके। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने न्यूमेरिकल की। पहला न्यूमेरिकल भाई साहब बहुत हल्का है, ठीक है, एकदम इजी न्यूमेरिकल है। हाँ, यही न्यूमेरिकल आपको सिखा देगा कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स की अप्रोच आपको लगानी होती है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। मान लिया जाए हमारे पास में एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड का मास है हमारा कैपिटल M, इस रॉड की लेंथ है हमारी L, ठीक है जी। ये हमारी रॉड की लेंथ है और इस रॉड का मास है हमारा कैपिटल M, और इस रॉड को मैंने पाइवट कर दिया बच्चों सेंटर पे, ठीक है जी। हमें किसी ने बोला कि हमने एक फोर्स लगाई F न्यूटन की, और ये फोर्स मतलब ये सेंटर ऑफ मास पे मैंने इसको पाइवट किया है। तो अगर सेंटर ऑफ मास पे पाइवट किया है तो दिस विल बी L/2 एंड दिस विल बी ऑल्सो L/2। हमें किसी ने बोला कि हमने फोर्स लगाई सेंटर ऑफ मास से कुछ डिस्टेंस पे एंड दैट डिस्टेंस वाज L/4।
मतलब L/2 ऑलरेडी आधा डिस्टेंस था, आधी लेंथ थी यहाँ तक, उससे भी आधी लेंथ पे मैंने क्या लगाई, फोर्स लगाई। ठीक है जी। अब हमसे पूछा गया एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ, मतलब फाइंड अल्फा एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t। ठीक है जी। क्या बतानी है बेटा, अल्फा बतानी है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बतानी है। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। आप सबको पता है कि ताज़ा हमने टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब किसी भी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट सेंटर ऑफ मास क्या होता है, mL²/12। ठीक है ना, पिछले लेक्चर में डिराइव करके दिखाया था ये mL²/12। ठीक है जी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी रॉड का अबाउट इट सेंटर ऑफ मास बेटा कितना होता है, mL²/12। अब बारी आ जाती है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, अब बारी आ जाती है टॉर्क की। हमें टॉर्क की भी जरूरत है। तो बेटा टॉर्क की कोई टेंशन नहीं है, टॉर्क का एक छोड़ो, हमें दो फॉर्मूले पता है। क्या फॉर्मूला होता है टॉर्क का, R×F। अब मान लो आपने F फोर्स लगाई है, कितने डिस्टेंस पर लगाई है, L/4 डिस्टेंस पे लगाई है, तो हमारी टॉर्क क्या बन जाएगी, L/4 × F। ठीक है जी। तो मैं उठाकर इस टॉर्क को यहां पर पुट कर दूंगा, तो मेरी टॉर्क आ जाएगी L/4 × F इज इक्वल टू आई की जगह पे मैं क्या भर दूंगा, mL²/12, क्योंकि रॉड की सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होती है। अल्फा हमारी आ जाएगी इस तरह से। अब इसमें से L से कट गया हमारा L, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा, ऐसे में हमारी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3F/mL। दिस इज आवर एंगुलर एक्सेलरेशन 3F/mL। अब दूसरी चीज इन्होंने हमें बोली है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ इन टाइम t। अब बेटा देखो, नॉर्मली लीनियर में अगर डिस्प्लेसमेंट बतानी होती थी हम फॉर्मूला यूज करते थे S = ut + ½ at²। ठीक है जी। अब रोटेशनल में डिस्प्लेसमेंट की जगह ले लेगा थीटा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। u मतलब वेलोसिटी की जगह ले लेगा ओमेगा। अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है तो ये इनिशियल ओमेगा हो जाएगा। टाइम हमारा t है, प्लस ½ × एक्सेलरेशन की जगह बेटा ले लेगा अल्फा, और टाइम की जगह पे t ही आ जाएगा, और इसके ऊपर स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो कन्वर्ट हो गया, इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी है बेटा, 0 है। इनिशियली जब तक मैंने फोर्स नहीं लगाई तब तक कौन सा बॉडी रोटेट किया, ऐसी तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं आपके पास। तो थीटा की वैल्यू आपकी किसके बराबर आ जाएगी, 0 + ½ अल्फा आप ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठे हो, दैट इज 3F/mL। देख सकते हो आप 3F/mL × टाइम का स्क्वायर। गॉट इट। तो हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा कितनी आई, हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आई 3/2 F/mL टाइम का स्क्वायर। दिस इज आवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी आ गई, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकालनी आ गई, हमें टॉर्क का फॉर्मूला भी लगाना आ गया। देखो दोनों फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, जैसा मैंने बोला था, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा एंड टॉर्क इज इक्वल टू R×F। ठीक है जी। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। अब की बारी हम फ्लाई व्हील का केस लेते हैं। ठीक है ना, इसमें आपको ये तो पता लग ही जाएगा कि फ्लाई व्हील क्या होता है। बहुत बारी मतलब अलग अलग किताबों में यूज होता है वर्ड। ठीक है, फ्लाई व्हील होता है बेटा इस तरह से, एक रॉड होती है, ठीक है जी, और ऐसे एक गोला सा होता है जिसको हम व्हील बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे, और सेंटर पे ये जो रॉड है ये फिक्स होती है, और ऐसे इस व्हील को हम ऐसे रोटेट कर रहे होते हैं। ठीक है, जनरली ये स्पिनिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, मतलब जो विलेजेस में जो लेडीज़ होती हैं वो स्पिनिंग करती हैं ना, तो वो वहाँ पर जो चक्री सी लगाकर बैठती हैं उसको बोलते हैं फ्लाई व्हील। ठीक है, ओके। अब इन्होंने हमें बोला कि इस फ्लाई व्हील के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है एंड दैट फोर्स इज 20 न्यूटन। ठीक है जी। अब इस फ्लाई व्हील के घूमने का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज ऑल्सो गिवन टू यू एंड दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0.2 kg/m²। ठीक है जी। इस फ्लाई व्हील का रेडियस आपको दे दिया 2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। आपको उन्होंने बोला कि इस फ्लाई व्हील की एंगुलर वेलोसिटी पता करो। ठीक है, आफ्टर 5 सेकेंड्स। ठीक है जी। अच्छे से न्यूमेरिकल को पहले देख लो। ये फ्लाई व्हील इन्होंने आपको बोला, ये फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें दिया हुआ है। अब
अब आपको नहीं सपोज करना वो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लगाने की जरूरत, ऑलरेडी दिया हुआ है। रेडियस ऑफ द फ्लाईव्हील आपको क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ओमेगा की वैल्यू आपसे उन्होंने पूछी है, मतलब इस व्हील के एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू पूछी है आफ्टर 5 सेकेंड्स। ओके, इसकी ऑप्शंस भी मैं आपको दे देता हूँ। पहली ऑप्शन है 50 रेडियंस पर सेकेंड, दूसरी ऑप्शन है 70 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है जी। तीसरी इसकी ऑप्शन है 20 रेडियंस पर सेकेंड, चौथी इसकी ऑप्शन है लेट अस सपोज 80 रेडियंस पर सेकेंड। ओके, इसमें एक ऑप्शन ऐसा करते हैं, लास्ट वाली 100 रेडियन पर सेकेंड, ये है इसकी ओमेगा। ओके, सॉल्व करें बेटा। इसमें ओमेगा निकालना है और ओमेगा निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ओमेगा निकालने से पहले हमें थोड़ा टॉर्क का फॉर्मूला लगाकर छोटी मोटी चीज़ें, मतलब अल्फा वगैरह हमें फाइंड कर लेना चाहिए, क्योंकि बेटा अल्फा का सीधा रिलेशन होता है। अल्फा क्या होता है, मतलब नॉर्मली एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वैसे ही अल्फा क्या होता है, ओमेगा अपॉन टाइम। तो अगर अल्फा पता लग जाए तो ओमेगा निकालना बहुत सिंपल है, ठीक है जी। तो अल्फा निकालने के लिए एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको टॉर्क की आवश्यकता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आर क्रॉस एफ, ठीक है। मतलब अगर कभी भी एक्सेलरेशन निकालनी हो तो फोर्स की जरूरत होती थी ना, F इज इक्वल टू एम में लगता था। यहाँ रोटेशनल है तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें टॉर्क की जरूरत है, ठीक है जी। तो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आर क्रॉस एफ। ऑलरेडी मेरे को उन्होंने रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है, ठीक है। मतलब सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर्स में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। और फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स बेटा लग रही है 20 न्यूटन की। ये देखो 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो 0 से कट गया 0, ठीक है। और 2 2 आ गया हमारा 4। एक काम करो बेटा, इसका जो रेडियस है ना, ये रेडियस 20 सेंटीमीटर कर दो, ठीक है। इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर कर दो, ठीक है। तो रेडियस इसका 20 है, 0 से कट गया 0, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आया 4 न्यूटन मीटर, ठीक है जी। तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आई 4 न्यूटन मीटर, ठीक है जी। अब अगली बात है, हमें ओमेगा कैलकुलेट करना है। ओमेगा कैलकुलेट करने के वास्ते हमें अल्फा चाहिए, ठीक है। इसने तो अल्फा दिया नहीं। टॉर्क का भाई साहब एक और भी फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब टॉर्क अगर आपके पास आया पड़ा है, आई आपको दिया हुआ है तो अल्फा आ जाएगा। आपके दिमाग में पहले से ये चल रहा होगा, सर आप आर क्रॉस एफ क्यों लगा रहे हो, आई अल्फा क्यों नहीं लगा रहे। बेटा मेरे पास कौन सा टॉर्क है, वो निकालना पड़ेगा ना पहले। तो अगर टॉर्क होता तो मैं आई अल्फा लगाकर, आई भी दिया था, टॉर्क भी दिया था, मैं अल्फा निकाल लेता। इसमें पहले टॉर्क भी निकालना पड़ा, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा है मेरा। टॉर्क मेरा आ गया 4 इज इक्वल टू इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन्होंने दी है 0.2। अल्फा की वैल्यू मेरे पास में इधर से आ जाएगी। तो ये जो अल्फा की वैल्यू है दैट विल बी 4/0.2, डेसिमल हटा, ऊपर 0 लगा, 2 1 2 20, तो हमारा अल्फा आ गया 20 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। आ गया बेटा, आ गया, अल्फा आ गया हमारा, ठीक है जी। अब अल्फा के आने के बाद हम एकदम तैयार हैं अपना ओमेगा निकालने के लिए। जैसे कि वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी क्या होती थी, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। आज एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो v किससे रिप्लेस हो गया, ओमेगा से, ठीक है। u इनिशियल वेलोसिटी है तो ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन में साथ में क्या आ गया, टाइम। तो ऐसे में इनिशियली तो हमारी बॉडी रेस्ट पे है ना, जब तक हमने फोर्स ही नहीं लगाई थी तब तक तो बॉडी रेस्ट पे थी ना। तो ओमेगा हमारा किसके बराबर आएगा, दिस इज 0 प्लस अल्फा की वैल्यू इज 20 मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब टाइम उन्होंने ऑलरेडी आपको दिया है, उन्होंने बोला फाइंड ओमेगा आफ्टर 5 सेकेंड्स। आपको टाइम पता करना है 5 सेकेंड्स का, ठीक है जी। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 20 × 500 रेडियंस पर सेकेंड। इसीलिए ही बेटा मैंने यहाँ पर रेडियस की वैल्यू चेंज की थी, तो इधर से ही, क्योंकि नहीं तो पता लग गया वो डेसिमल से फिर 100 नहीं आना था, ठीक है जी। फिर आपका 10 आ जाता, और 10 मैंने इधर ऑप्शंस में दिया नहीं, या तो ऑप्शंस चेंज करता है या आर चेंज करता है, ठीक है। तो मैंने आर चेंज कर दिया, ओके। तो क्वेश्चन इस तरह से बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में बेटा हमने ओमेगा यूज किया। और अब ध्यान दो, मैं काइनेमैटिक्स की इक्वेशंस को रोटेशनल इक्वेशंस में कन्वर्ट भी करना सिखा रहा हूं आपको साथ के साथ। इसको नया कंसेप्ट बनाकर करने की जरूरत बेटा बिल्कुल भी नहीं है।
आप सेम वही अपने दिमाग में रखिए जो आपने काइनेमेटिक्स में स्टोर करके रखा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, ये सारा कुछ सेम ही है, बस v को रिप्लेस कर देना है मौके पे ओमेगा से, a को रिप्लेस कर देना है अल्फा से, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस कर देना है आपने थीटा से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है जी। तो इसमें हमसे उन्होंने पूछा था ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू हमारी आई 100, तो ये हमारा एकदम ओके है, ठीक है जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन्होंने दिया था तो हमें फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, अगर लगाना पड़ता तो आप यहाँ पे डिस्क वाला फॉर्मूला लगाते, क्योंकि फ्लाई व्हील एकदम पतला होता है, स्लीक होता है, वो डिस्क टाइप होता है, ठीक है जी। तो चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको बोला कि एक व्हील है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2 kg मीटर क्यूब, ठीक है जी। अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब नहीं मीटर स्क्वायर, एंड रोटेटिंग with 50 रोटेशंस पर मिनट। नई चीज है आपके लिए बेटा, घबराओ मत। उन्होंने बस बोला कि एक व्हील है, एक इस तरह का व्हील है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2 kg मीटर स्क्वायर, और वो व्हील बेटा रोटेट कर रहा है 50 रोटेशंस पर मिनट की स्पीड से, ठीक है जी। फाइनली ब्रॉट्स टू रेस्ट, ठीक है जी। इस तरह से वो रोटेट कर रहा था, 50 रोटेशंस वो 1 मिनट में ले रहा था, मतलब उसकी ज़रूर कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, और फाइनली हमने उस व्हील को क्या कर दिया, रेस्ट पे कर दिया। तो मतलब ज़रूर मैंने कुछ ऑपोजिट, घूमते घूमते व्हील पर कुछ ऑपोजिट क्या लगाई होगी, फोर्स। तो जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है बेटा, तब वर्ड यूज कर रहे हैं फोर्स। आज बॉडी रोटेट कर रही है तो हम वर्ड कौन सा यूज करेंगे, टॉर्क। तो इसमें रेजिस्टिव टॉर्क लग रही है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन हमारा जो बना है उसमें उन्होंने यही बोला है, फाइंड द टॉर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द व्हील एट रेस्ट, ठीक है जी। यही उन्होंने पूछा है, बताइए कितनी टॉर्क रिक्वायर्ड है किसी भी व्हील को, मतलब इस तरह से रोटेट करते हुए व्हील को रेस्ट पर लाने के लिए, ठीक है जी। ऑप्शंस आपको उन्होंने दिए हैं, π/6, π/12, π/15, π/18, ठीक है। π/6, π/12, π/15, π/18, ये 4 ऑप्शन उन्होंने आपको दी हुई हैं। ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, ठीक है। ओके, क्वेश्चन हमें क्या कहते हैं, अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2 kg मीटर का स्क्वायर, एंड रोटेटिंग विद 50 RPM, ठीक है। मतलब शुरुआत में उन्होंने बोला कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, एंगुलर वेलोसिटी है 50 रोटेशंस पर मिनट, ठीक है। अब इसको मैं डिटेल में आपको समझा देता हूँ। इनके कहने का ये मतलब है कि 1 रोटेशंस हैं, 1 मिनट्स में 50 रोटेशंस हो रही हैं, इनके कहने का ये मतलब है। आप अच्छे से जानते हो फॉर 1 रोटेशन हमारा एंगल कितना कवर होता है, 360 डिग्री। अगर रेडियंस में बोलें तो कितना एंगल कवर होता है बेटा, 2π एंगल कवर होता है। तो इसी तरह से फॉर 1 रोटेशन एंगल इज इक्वल टू 2π, एंगल कवर्ड इज इक्वल टू 2π। फॉर 50 रोटेशंस बेटा, 50 रोटेशंस के लिए कितना एंगल कवर होगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 2π, ठीक है जी। और 50 रोटेशंस हो कितनी देर में रही हैं, 1 मिनट में हो रही हैं, मतलब 1 मिनट में 50 रोटेशंस हो रही हैं। 1 रोटेशन में एंगल कितना कवर हो रहा है बेटा, 2π। तो मतलब 50 रोटेशंस में कितना एंगल कवर हो रहा है, 50 इंटू 2π, मतलब 1 मिनट में 50 रोटेशन हो रही है, मतलब 1 मिनट में इतने एंगल कवर हो रहे हैं। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। अब 1 मिनट जो है वो एक्चुअल में 60 सेकेंड्स के बराबर है। किसके बराबर है 1 मिनट, 60 सेकेंड्स के बराबर है। तो 60 सेकेंड्स में कितना एंगल कवर हो रहा है, 50 इंटू 2π। तो बेटा 1 सेकेंड में कितना एंगल कवर हो रहा है, 50 इंटू 2π अपॉन 60।
कितना एंगल कवर हो रहा है 1 सेकेंड में? 1 सेकेंड में बेटा एंगल कवर हो रहा है 50 इंटू 2π/60। 0 से काटा हमने 0 को, 5 2 10π/6। ठीक है, इसको हमने इससे काटा तो हमारा आया 5/3π। अब डेफिनेशन याद करो, हम अच्छे से जानते हैं वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है ना? तो 1 सेकेंड में कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ? 5π/3। तो मतलब एंगुलर वेलोसिटी ही है ये 5π/3। क्यों? क्योंकि 1 सेकेंड में जितना एंगल कवर होता है वो वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो इसीलिए मैंने इसको किसका दर्जा दे दिया? एंगुलर वेलोसिटी का। बड़े अच्छे से बता दिया मैंने इसको रिवाइज कर लो। ओमेगा क्या है बेटा? 50 रोटेशंस पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 50 रोटेशंस हो रही हैं। एक रोटेशन के लिए 2π एंगल डिस्प्लेस होता है, 50 रोटेशंस के लिए 50 इंटू 2π एंगल डिस्प्लेस होगा। ठीक है ना? 50 रोटेशंस 1 मिनट में हो रही है, मतलब 60 सेकंड में 50 इंटू 2π एंगल डिस्प्लेस हुआ। तो 1 सेकंड में कितना होगा? 50 इंटू 2π/60। ठीक है, 0 से कटा हमारा 0 और इसको मैंने पूरा कैलकुलेट कर दिया। दिस इज 5π/3। ये है हमारी एंगुलर वेलोसिटी पहले की। और फाइनली हम क्या चाहते हैं? हमारी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाए बेटा? 0 हो जाए। ठीक है जी। ऑलरेडी उन्होंने हमें आई की वैल्यू दी हुई है, आई की वैल्यू उन्होंने हमें पहले से ही दी हुई है। और हमें निकालना क्या है? हमें बेटा इसमें टॉर्क निकालना है। अब टॉर्क का फॉर्मूला आई इंटू अल्फा है। आई है, अल्फा चाहिए, अल्फा चाहिए, अल्फा आ जाएगा तो टॉर्क आया पड़ा है। तो फटाफट हम बेटा इसको अब निकाल लेते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं हमें। ठीक है ना? तो फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है, अल्फा निकालना है, मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है और फाइनल वेलोसिटी पता है। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? एक फॉर्मूला नॉर्मल लीनियर में तो होता है v = u + at। एंगुलर में v बन जाएगा ओमेगा फाइनल वाला, u बन जाएगा ओमेगा इनिशियल वाला, a की जगह पे अल्फा आ जाएगा, t की जगह पे t ही आएगा। तो फाइनल ओमेगा आ जाएगा 0 = इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 5π/3 प्लस अल्फा। अल्फा हमें कैलकुलेट करना है और उन्होंने हमें टाइम दिया है क्या? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने 50 सेकेंड मतलब 60 सेकेंड्स की बात की है, 1 मिनट की उन्होंने बात की है। ठीक है जी। उन्होंने बोला फ्लाई व्हील जो है वो 50 रोटेशंस ले रहा है 1 मिनट पे। तो उसी 1 मिनट में जितनी वो रोटेशंस ले रहा है उसी को ही मैंने रेस्ट पे लाना है। या फिर अलग से भी क्वेश्चन में आपको दिया हो सकता है कि 1 मिनट के ही अंदर हमने उसको रेस्ट पे लाना है। तो हमारा टाइम कितना है बेटा? 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स टाइम हमेशा सेकेंड्स में ही लेना होता है। तो ऐसे में मेरे अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है जी, 60 इंटू अल्फा इज इक्वल टू -5π/3। तो बेटा 5 1 ज़ा 5 12 ज़ा। ठीक है जी। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -π/12 × 3। दिस इज -π/36। ठीक है जी। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बेटा -π/36। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। तो एक बारी मेरी अल्फा आ गई, अब हम टॉर्क निकाल लेते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा। टॉर्क हमारा आ जाएगा, आई की वैल्यू हमें दी है 2, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास -π/36। 2 1 ज़ा 2 18 ज़ा। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई -π/18। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये टॉर्क मतलब हमारी रोटेटिंग फोर्स जो है ये रेजिस्टिव है। ये क्या है बेटा? रेजिस्टिव है, रोकने वाली है। तो अगर ये रेजिस्टिव है तो माइनस के साइन के इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें डायरेक्टली आंसर मिल गया π/18। ठीक है। इसमें फिर दोबारा हमारा वही फॉर्मूला लगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। इसीलिए मैंने न्यूमेरिकल्स आज की हेडिंग के साथ में ही लिख दिया था। हर न्यूमेरिकल में मैं टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगाने वाला हूँ। इसके न्यूमेरिकल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। ओके, अगला हम करते हैं क्वेश्चन। बेटा मान लिया जाए हमारे पास में इस तरह से एक रॉड है, रॉड कह लो या एक वॉल है। इस वॉल के साथ में हमने एक स्क्वायर लैमिना को अटैच कर दिया। ठीक है जी। दिस इज अ स्क्वायर लैमिना। ठीक है जी। इस स्क्वायर लैमिना की सारी जो साइड्स हैं वो सेम है, मतलब ये वाली साइड भी इसकी ए है और ये वाली साइड भी इसकी ए है और ए साइड इसकी दी हुई है 5 सेंटीमीटर।
इन्होंने बोला हमें कि इस स्क्वायर लैमिना का जो मास है वो 120 ग्राम है। ठीक है जी, मास हमेशा केजी में लेना होता है, कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, और आपको इन्होंने बोला है कि एंगुलर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। और ए दे दिया, एम दे दिया, अल्फा दे दिया, क्या निकाल सकते हैं भाई साहब, हम टॉर्क निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा इसकी टॉर्क कैलकुलेट करो। ठीक है जी, तो अब इसकी जो हमने टॉर्क कैलकुलेट करनी है उसकी ऑप्शंस में आपको दे देता हूँ। ए इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -4, डी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -4, सी 5 इंटू 10 की पावर -4, डी 8 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है जी, इस तरह का आपको क्वेश्चन दे दिया। अब ऑलरेडी वो वाला लेक्चर वो जिसमें मैंने डेरिवेशन आपको करवाई थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पिछले से पिछला लेक्चर, उसमें मैंने आपको बोला था कि अगर बेटा कोई भी रॉड है, कोई भी अगर रॉड है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mL²/12। अगर कोई भी लैमिना है, रेक्टेंगुलर लैमिना या स्क्वायर लैमिना, तो उसको भी आप यही मान के चलना कि ये पतली पतली बेटा रॉड्स के ही जैसी है। ठीक है जी, तो इसका भी बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना ही होगा, mL²/12। बात समझ में आती है। बट प्रॉब्लम इज दैट इस बारी हमारा सेंटर ऑफ मास ये है, पर हमारी ये जो स्क्वायर लैमिना है वो रोटेट कर रहा है इसके अबाउट, मतलब ये वाले एक्सिस के अबाउट। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ी है ना, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारी हेल्प करेगी इसमें। ठीक है जी, ओके ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसमें लगेगी। बाकी एक चीज हमने रिवाइज कर ली, रॉड के लिए भी mL²/12 होता है, रेक्टेंगुलर लैमिना के लिए भी क्या होता है, mL²/12। ठीक है जी, ओके। टॉर्क हमें निकालना है, निकाल लेंगे हम टॉर्क का फॉर्मूला तो हमें मालूम है ना बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब मेरे को सबसे ज्यादा टेंशन है, अल्फा मेरे को दिया हुआ है, उन्होंने कोई टेंशन नहीं दी क्वेश्चन में, सिर्फ क्या निकाल लो, आई निकाल लो। अब ऑलरेडी आपको बताया था मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब रोटेट करता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL²/12। मान लो अगर ये पूरा डिस्टेंस a है तो आधा, सिर्फ इतना डिस्टेंस क्या होगा, a/2। इतना डिस्टेंस क्या होगा बेटा, a/2। तो अगर मैंने इस एक्सिस, मान लो ये एक्सिस है z, अगर मैंने इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इस एक्सिस के अबाउट का बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई जेड क्या होगा, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास पे है प्लस मास इंटू ए का स्क्वायर। कोई टेंशन वाली बात नहीं बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है, mL²/12। अब की बारी a है तो l नहीं लिखेंगे, बार बार मैं l बोल रहा हूँ ना, l नहीं है, a है। ठीक है, प्लस ma²। ठीक है, अब a क्या होता है, मतलब ये वाला जो था, मतलब यहां पर मैं x लिख देता हूं, ये x क्या लेना होता है बेटा, ये जिसके अबाउट तुमने निकालना है उसका सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, मतलब सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दो, उसमें ऐड क्या करना है, जिसके अबाउट तुम्हें निकालना है उसका सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से कितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर आपने ऐड करना है। वंस अगेन बेटा, यहां पर सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/12 है, मैंने जिसके अबाउट निकालना है उसका सेंटर ऑफ मास से जितना पैरेलल डिस्टेंस है, जितना ये वाला डिस्टेंस है ना, वो हमने x की जगह पे लिखना होता है, साथ में जो ऐड कर रहे हैं उसके साथ में लिखना होता है। तो ये बन गया m, x की प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, a/2 का स्क्वायर। आई होप सो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z क्या हो गया, ma²/12 प्लस ma²/4। आई होप सो क्लियर हो गया। इन दोनों में से एलसीएम हम ले लेते हैं, ma² आ गया कॉमन, दिस इज 1/12 प्लस 1/4। ठीक है जी, हम ऐसा भी कर सकते थे, हम 4 को भी कॉमन ले सकते थे, यहाँ 3 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है जी, अब इसमें ma²/4 मल्टीप्लाई बाई इसका एलसीएम लिया, ये आ गया 4/3, 4 से कटा 4, ma²/3, ma²/3।
ठीक है जी। तो अब मेरा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो है m a स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है जी, इसके अबाउट मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है m a स्क्वायर अपॉन 3, इस तरह से। अब टॉर्क निकालना बहुत सिंपल हो गया, दैट इज m a स्क्वायर अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। ठीक है जी, मास की वैल्यू हमारे पास क्या थी बेटा 120, तो मैं m की जगह पे 120 को डिवाइड kg में करना है ना, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 1000 से। और a की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, तो मैं 5 को क्या लिखूंगा 5 सेंटीमीटर को मीटर में करना है, तो डिवाइड किया इसको 100 से और उसका क्या है स्क्वायर। ठीक है जी। और बेटा इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, I इज इक्वल टू m a स्क्वायर अपॉन 3, इसके अबाउट आया। ठीक है, ये स्पेस हम यूज़ करते हैं। मल्टीप्लाई, एक 1/3 पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय क्या है 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 0 से 1 कट गया हमारा 0, दिस इज 12/100 मल्टीप्लाई बाय 25/1000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/3 इंटू 2। ठीक है जी, तो ऐसे में हमारे पास 25 2 ज़ा 50 हो गया, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, या फिर एक काम करो 25 इंटू 400, तो 100 को 100 से मैंने काट दिया और हमारे पास में क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाय 1000, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। यू कैन सी ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है ना, अच्छा न्यूमेरिकल था ये। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। देखो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी हमें यूज़ करने को पड़ गई। एक बात अगर आप चाहते हो कि आपकी अगले क्वेश्चन में मेहनत बच जाए, वो अपने दिमाग में स्टोर कर लो कि किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर वो सेंटर ऑफ मास है और स्क्वायर लैमिना है या रॉड है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर अपॉन 12 लोगे। और अगर मेरा a/2 का डिस्टेंस पीछे आ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या लेंगे बेटा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ma स्क्वायर अपॉन 3 लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा मोल्ड करके आपको क्लियर कर देता हूँ। बेटा मान लो ये एक रॉड है ना, इस रॉड की लेंथ है l, तो अगर तो सेंटर ऑफ मास है तो आप बोलोगे ml स्क्वायर बाय 12। अगर इसका एक एंड है तो आप बोलोगे ml स्क्वायर बाय 3। बात खत्म। याद कर लो अपने दिमाग में, बहुत काम की बात बताइए। ठीक है जी, ओके। अब एक क्वेश्चन और है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को करने के बाद कोई दिक्कत रहेगी ही नहीं बेटा आपकी। आप एक्सपर्ट हो जाओगे टॉर्क आई अल्फा वाले न्यूमेरिकल्स के। मतलब न्यूमेरिकल्स तो चलो बहुत हैं, आप सभी न्यूमेरिकल्स को करने के काबिल हो जाओगे, ये हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन है हमारा अगला। लेट अस सपोज मेरे पास में एक रॉड है, इस रॉड को मैंने यहाँ से कर दिया पाइवट। अब इस रॉड का मास है m, इस रॉड की लेंथ है बेटा l। इन्होंने बोला इसका अल्फा निकाल लो, मतलब अल्फा निकालो, एंड एक्सेलरेशन, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास immediately just after the application of force। ठीक है जी, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला दो चीजें निकालने को। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, अल्फा निकालना है, और फिर हमने क्या निकालनी है, लीनियर एक्सेलरेशन निकालनी है। ठीक है ना, कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ को नहीं होगा। लीनियर एक्सेलरेशन दो बताई थी, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। करते हैं हम उसकी बात। ठीक है जी, ओके। एक तो मेरे को एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है, दूसरी मेरे को लीनियर एक्सेलरेशन निकालनी है। किसके अबाउट निकालनी है, मतलब किसकी निकालनी है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालनी है, इमीडिएटली आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये जो लीनियर एक्सेलरेशन है ये मेरे को तब की निकालनी है जब मैंने अभी ताजी फोर्स लगाई है, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स बीते हैं टॉर्क फोर्स लगाए को। ठीक है जी, ओके। कर देंगे बेटा सॉल्व, इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पिछले वाले लेक्चर की, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन की इसमें बात यूज़ होगी। एक इसमें मैं बात और बता दूं कि इस न्यूमेरिकल में इस तरह से एक फोर्स लग रही है
और ये फोर्स एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाकर लग रही है, 37 डिग्री बनाकर लग रही है। इस रॉड का जो मास है वो m है और इसकी जो लेंथ है वो l है। ठीक है जी, आई होप सो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। ये क्वेश्चन मेरे को इरेज करना है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नोट कर लिया, मैं सिर्फ अब डायग्राम बना रहा हूँ। ये थी हमारी रॉड, इस रॉड का ये यहाँ से हमने पाइवट किया है, इस तरह से हमने लगाई है फोर्स। यहाँ पर हमारा एंगल कितना बना है, 37 डिग्री। इस रॉड का लेंथ है l, इसका मास है बेटा m। ठीक है जी, हमें कैलकुलेट करना है अल्फा एंड हमें कैलकुलेट करना है a इमीडिएटली जस्ट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जैसा मैंने बताया था आपको। ठीक है जी, अब इसमें अल्फा कैलकुलेट करने के लिए हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है, टॉर्क। ठीक है जी, तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, R क्रॉस F। ठीक है जी, टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। अब यहां से मैंने इसको पाइवट किया, मतलब यहां से मैंने इसको फिक्स किया और मैं इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा हूं। जो मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं बेटा, 37 डिग्री के साथ में इस फोर्स का जो कंपोनेंट बनेगा वो होगा F cos 37। ठीक है, और इधर को जो इसका कंपोनेंट बनेगा, मतलब ये वाला जो इसका कंपोनेंट होगा वो होगा F cos 37 और इधर को जो बनेगा वो बनेगा F sin 37। अब प्लीज बेटा डरना मत इस 37 डिग्री से, मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है, जब भी कभी भी आपके पास में 37 डिग्री आए तो रफ में एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया करो। मान लो ये वाला एंगल अगर आपका 37 डिग्री है तो इसके एकदम सामने वाला 3 होगा और इसके साथ वाला 4 होगा, तो ये साथ वाला क्या होगा, 5। समझ गए ना। और मैंने एक और भी बताया था आपको, अगर कभी भी आपके पास एंगल हो 53 डिग्री तो सामने वाले को 4 लिखो, साथ वाले को 3 लिखो, इसको तो 5 ही लिखना है। इजी हो गया ना, मतलब ये छोटा है तो इसके सामने छोटा, नीचे बड़ा, और बड़ा तो मतलब सबसे बड़ा तो 5 रहेगा ही रहेगा। अगर ये बड़ा एंगल है, मतलब 37 और 53 में से बड़ा 53 है, तो इसके सामने बड़ा रखो, नीचे 3 और यहाँ पर 5। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, मेरे को अभी 37 की जरूरत है, मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। तो इसमें मेरे पास साइन 37 की वैल्यू आ जाएगी। साइन 37 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 3/5। कॉस 37 क्या होता है बेटा, कॉस 37 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 4/5। तो इसमें f मल्टीप्लाई बाय साइन 37 3/5 बन जाएगा एंड f मल्टीप्लाई बाय कॉस 37 4/5 बन जाएगा। तो मेरा ये बन गया 3f/5, ये बन गया 4f/5, इस तरह से। अब हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि टॉर्क को बनाने के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है। बेटा टॉर्क को बनाने के लिए हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन सी फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। तो मैं कौन सी फोर्स को यूज करूंगा, परपेंडिकुलर। ये वाली फोर्स टॉर्क बनाएगी ना, ये तो बेटा दबा देगी इसको, मतलब इस रॉड को इधर ले जाएगी। ठीक है ना, और वैसे भी ये वाली जो फोर्स है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास कर रहा है। मेरी ये जो रॉड है मतलब ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रही है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन में से पास कर रहा है। ठीक है, ये बन गया हमारा 3/5 टाइम्स f, और साथ में इसके क्या है r। r क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब इस फोर्स के साथ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये खुद l। तो मेरी टॉर्क कितनी है, LF 3/5, इस तरह से। और टॉर्क का फॉर्मूला तो बेटा एक और भी होता है, I × अल्फा, क्योंकि मेरे को एक्चुअल में तो अल्फा की ज़रूरत है। ठीक है जी, तो टॉर्क का फॉर्मूला I × अल्फा भी होता है, और इसमें सारा कुछ ही यूज हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट की अगर बात करते तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ml²/12 लगाना था, पर यहां फिक्स किसको किया है, यहां पर फिक्स सेंटर ऑफ मास को नहीं किया हुआ। उन्होंने सेंटर ऑफ मास की बात ना बड़ा कंफ्यूज करने के लिए की है। उन्होंने टेंजेंशियल, मतलब जब हमने लीनियर एक्सेलरेशन निकालनी है वो निकालनी है हमने सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट की। पर अभी रोटेशन जो हो रही है वो तो फिक्स जिसको किया है उस पॉइंट के ही अबाउट हो रही है ना, क्लियर रखो अपने दिमाग में। ठीक है, तो फिक्स अगर मैंने इसको किया है तो इसी के ही अबाउट हमने रोटेशन करनी है। और किसी भी रॉड के एंड वाले पॉइंट के अबाउट अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा कितना बनता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा मेरा बनता है ml²/3। पिछले क्वेश्चन में मैंने कैलकुलेट करवाया था। ठीक है जी, तो आई मेरा क्या बन गया बेटा, आई बन गया ml²/3, साथ में इसके क्या आ गया, अल्फा आ गया, इक्वल टू में l है, साथ में आ गया 3f/5, तो l से कटा हमारा स्क्वायर। ठीक है जी, ऐसा करके हमें अल्फा मिल जाएगा। अल्फा हमारा आएगा, अल्फा बेटा हमारा आएगा
3 ऊपर गया, ये 9 बन गया है ना। f इसके साथ में पड़ा है, नीचे इसके 5 पड़ा है, m इंटू एल इसके साथ में ऐसे आ गया, तो मेरा अल्फ़ा क्या बन गया, मेरा अल्फ़ा बन गया 9f/5 ml। ठीक है जी, 9f/5 ml इज़ आर अल्फ़ा, 9f/5 ml। ठीक है जी, एंगुलर एक्सेलरेशन आ चुकी है। अब बात करते हैं ज़रा ए की। वो क्या बात कर रहे थे, उन्होंने हमें बोला कि ये हमारी रॉड है, ठीक है जी, ये इस रॉड का है सेंटर ऑफ मास। जब मैं इधर से पाइवट करके इसको ऐसे घुमा रहा हूँगा तो कुछ समय के बाद मेरी रॉड ऐसी हो जाएगी। मतलब ये वाला जो मेरा पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्यों बेटा, दो तरह की एक्सेलरेशन होती हैं, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर मैंने इस रॉड के ऊपर ऐसे फोर्स लगाई, मतलब ऐसे फोर्स अगर मैंने इस रॉड के ऊपर लगाई, तो बेटा सारे पार्टिकल्स पर ऐसे ही फोर्स लगेगी, जिसके कारण ये वाला मेरा पार्टिकल घूमकर किधर चला गया, इधर चला गया। तो ये जो एक्सेलरेशन इस पार्टिकल की हुई, ये कौन सी हुई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और कुछ समय के बाद इसकी डायरेक्शन, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये है, कुछ समय के बाद इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, फिर कुछ समय के बाद इसकी डायरेक्शन ये, फिर कुछ समय के बाद इसकी डायरेक्शन ये, क्योंकि एक्चुअल में तो ये क्या कर रहे हैं, ये रोटेशनल मोशन कर रहे हैं। तो मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो इसके ऊपर होगी ही होगी, एक इसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्शन के चेंज करने की वजह से होती है। यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होएगी, मतलब इसके घूमते 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 डायरेक्शन चेंज होएगी। तो मतलब इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होएगी और इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होएगी, क्योंकि मैंने फोर्स जो लगाई है तो पार्टिकल्स पे धक्का लगा है, तो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वाली तो आएगी ही आएगी, पार्टिकल्स तो मूव करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना। जिन बच्चों को बेटा क्लियरिटी नहीं ना हुई वो प्लीज़ दोबारा सुनिए। इस तरह से मैंने रॉड को किया फिक्स, आफ्टर सम टाइम्स मेरी ये रॉड ऐसे हो जाएगी, तो जो मेरा सेंटर ऑफ मास का पार्टिकल है वो घूमकर यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर मेरा डायरेक्शन ये था, यहाँ पर डायरेक्शन ये है। जब भी कभी भी डायरेक्शन हमारी चेंज होती है, देयर कम्स इनटू प्ले अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बताया था। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन के चेंज करने की वजह से होती है। और अब क्योंकि मैं यहाँ पर फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स हमेशा किसके बराबर होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होती है। ये एक्सेलरेशन स्पेसिफिकली टेंजेंशियल होती है, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ रही है क्योंकि मैं फोर्स भी लगा रहा हूँ। ठीक हुई मेरी बात। इन्होंने एक वर्ड यूज किया, इमीडिएटली आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स। मतलब मैंने जो एक्सेलरेशन की बात करनी है ना, वो इमीडिएटली आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स की बात करनी है। तो उसका मैं आपको जवाब देने लगा हूं बेटा। अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हुए हैं मेरे को फोर्स लगाए, तब तक तो मेरी बॉडी जस्ट यहां तक ही पहुंची होगी, तो उसमें तो उसकी एक्सेलरेशन की अभी डायरेक्शन चेंज हुई नहीं होगी, तो उसमें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर तो वो जस्ट एक पॉइंट जितना मूव की होगी, उसमें तो डायरेक्शन चेंज हुई नहीं होगी, डायरेक्शन ही चेंज हुई होगी, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही लगी होगी। तो सिर्फ बेटा कौन सी एक्सेलरेशन लगी होगी, सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगी होगी। वो किसके बराबर होती है, r मल्टीप्लाई बाय अल्फा के बराबर होती है। अब r कितना है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की यहाँ पर बात हो रही है, सेंटर ऑफ मास इस लेंथ में l/2 के डिस्टेंस पे है, तो r होगा मेरा l/2। और अल्फा तो मैं निकाल चुका हूँ, अल्फा क्या होगा 9f/ml, साथ में है इसके 5। गॉट इट। तो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बन जाएगा 9f, l से कट गया l/10m, 9f/10m। दिस इज आवर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज 0। आई होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर है। ये जो न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए, इन न्यूमेरिकल्स में आपको वो परेशान करने वाली प्रॉब्लम्स मैंने करवा दी हैं। ठीक है, अब आप अपनी बुक में से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर आप जाएं। रोटेशनल के न्यूमेरिकल्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, छोटी छोटी सारी बातें आपको आती हैं। थैंक यू सो मच।